अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, ये तो क्वालिटेटिव बात होगी ना। ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है, कितना, वैल्यू क्या है, यूनिट्स क्या है, ये होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। यानी कि आप बता रहे हो कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो है 2.5 और जो दूसरा रिएक्शन है उसकी स्पीड है 5000। दैट मीन्स देयर इज अ बिग डिफरेंस। वो बहुत फास्ट होगा 5000 वाला, उसका रेट ही बहुत ज़्यादा है। 2.5 वाला स्लो होगा। यानी कि हमारे लिए कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए, कोई इक्वेशन हो, कोई प्रॉपर फार्मूला हो जिसके जरिए रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकें। वो हम करने जा रहे हैं आज। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके यूनिट्स बताएं। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव यूनिट्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। फर्क बताएं किसके अंदर, एवरेज रेट के अंदर और इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर, यानी कि किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप समझ लें आप। या रेट ऑफ रिएक्शन में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये उसका आप पार्ट समझ लें, हिस्सा समझ लें, टाइप समझ लें। हम सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, हम सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देन हम चलेंगे आगे और फर्दर इसके जो पार्ट्स हैं प्रोसेस करते हैं उनको। सबसे पहले चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखें, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं, रेट का मतलब है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड तेज है, स्लो है, कितना तेज है, कितना स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताएगा। इसमें हम इसके यूनिट्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन में होता क्या है। क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अचानक से गिर जाती है, स्लोली गिरती है? फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं और फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये है वाई एक्सिस। इस पे हम लिख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन, और ये अपवर्ड इंक्रीज कर रही है कंसंट्रेशन। इट मींस ये हाई वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू है, ऊपर जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। हमेशा की तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, टाइम, सेकंड्स के अंदर। और ये वैल्यू इस तरफ टाइम की इंक्रीज कर रही है, 0, 10 सेकंड, 20, 30, 40, 50 सेकंड एंड सो ऑन। देखें, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो शुरू में आप ऐड करते हो। मसलन आपने क्या किया, एक रिएक्शन करवाया, ए का रिएक्शन करवाया बी से, और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ए प्लस बी ने मिलकर सी बना लिया। यानी कि ए की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, इन दोनों ने रिएक्ट किया और सी की कंसंट्रेशन बनाना शुरू कर दी। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन असल में जब हम कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो हम असल में कंसिडर कर रहे होते हैं किसी चीज़ की मिकदार मोल्स के अंदर एक ख़ास वॉल्यूम में। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल गिव यू द कंसंट्रेशन सी। ठीक है, जब मैं कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये असल में कहना चाह रहा हूँ, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन से मिलकर सी की कंसंट्रेशन बनाती जा रही है। यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। शुरू में जब रिएक्टेंट्स होंगे तो प्रोडक्ट होंगे नहीं होंगे, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ना होंगे, बराबर नहीं होंगे ही नहीं। तो जो ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट्स है वो बहुत हाइट से शुरू होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ही नहीं। क्यों? रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना। रिएक्टेंट्स रिएक्शन करना शुरू करते हैं और अपनी कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं। क्यों? प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं। शुरू में इनकी कंसंट्रेशन बहुत स्पीड से कम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्लोली कम होते होते एक्स एक्सिस को जा लगती है, यानी कि जीरो हो जाती है। जीरो इनकी कंसंट्रेशन तब होगी जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास 100 रुपये है,
या आप यूं समझ लें, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं, आपको नई नई पॉकेट मनी मिली 100, शुरू में आप उसको दबा के खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, 20 रुपए खर्च कर लिए, 30 रुपए खर्च कर लिए, जब आपके पास 10 रुपए रह जाएंगे ना, फिर आप थोड़ा 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 खर्च करेंगे। इसी तरह रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होते हैं, उनकी अफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो फटाफट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में रिएक्टेंट बहुत स्पीड से किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। शुरू में रिएक्टेंट बड़ी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, आहिस्ता 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 स्लो हो जाते हैं। क्यों? देखें, अब रिएक्टेंट्स टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो पॉसिबिलिटी है उनकी इफेक्टिव कोलिजन भी कम हो जाए या उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो हो जाए। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, ये जो लाइन है, इट शोज कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, वैसे वैसे जो आपकी प्रोडक्ट है वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट शुरू में उसी तेजी से बढ़ती हैं और अल्टीमेटली वो स्लोली इंक्रीज करके 100% बन जाती हैं, या जब आपका रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब वो रिएक्शन जो होता है वो सीज कर जाता है, खत्म हो जाए। मतलब पेपर है, पेपर को आप जलाओ तो क्या होगा? पेपर जलता जाएगा, जब जल के खत्म हो गया तो रिएक्शन भी खत्म हो गया। सेम इसी तरह अगर ये दो रिएक्टेंट्स हैं, अगर आप दो रिएक्टेंट्स नहीं लेना चाहते तो एक रिएक्टेंट ले लें, जरूरी थोड़ी है। ए को हीट अप किया, वो सी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जैसे जैसे ए सी में कन्वर्ट होता जा रहा है वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और जब ए मुकम्मल तौर पे सी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी और सारी की सारी सी बन जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। सो दिस लाइन एक्चुअली शोज प्रोडक्ट concentration. This line shows reactants concentration. अच्छा, यहाँ पे ना दो बातें आप समझे ज़रा, फिर उसको हमने ना प्रॉपरली डिफाइन भी करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाना है हमने। अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा सारा रिएक्शन हुआ है ना, ये 0 से लेकर 20 सेकंड के अंदर हुआ है, और ये रिएक्शन था मेरा जिंक का HCl के साथ। किसका था? जिंक मेटल का HCl के साथ रिएक्शन था, और इसमें मेरी जिंक क्लोराइड बन रही थी और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। बैलेंस कर लो इसे, 2। ये रिएक्शन हुआ था जिंक क्लोराइड, ओके बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन हुआ था, मैंने ये 2 लगाया है, ये रिएक्शन हुआ था, मैंने बैलेंस किया उसे, और ये बड़ा तेजी से हुआ और प्रोडक्ट बन गई। आपका सारा का सारा जिंक जो था और HCl वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। ये रिएक्शन रुक जाएगा, बबल्स बनना बंद हो जाएंगे। क्यों? और रिएक्टेंट्स ही खत्म हो गए हैं। अगर HCl एक्सेस में भी है तो जिंक खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन तो खत्म हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स के कंज्यूम हो जाने पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स बन गई। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है टाइम के साथ, रिएक्टेंट्स की कम हो जाती है। ये ग्राफ बता रहा है आपको। हाँ, अगर तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। आप कहते हैं नहीं सर, जरूरी थोड़ी है दुनिया में हर रिएक्शन जो है वो इर्रिवर्सिबल हो, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी तो होते हैं। उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। उनका जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करना बंद कर देती है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद अपनी कंसंट्रेशन चेंज करना बंद कर देती है। होता क्या है असल में, जब ये अपनी कंसंट्रेशन को चेंज करना बंद कर रहे हैं, यानी कि आप ये देख रहे हैं, आप ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसका मतलब 0 नहीं हो रही है। ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तो सारी की सारी रिएक्टेंट जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तो सारी की सारी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होती, उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लाइन जो है ना वो टच नहीं करती है एक्स एक्सिस को। ये वाला जो ग्राफ है ये इससे डिफरेंट है, इसमें ये अल्टीमेटली आगे जाके 0 को टच कर जाएगी। हाँ, टाइम लगेगा बट टच कर जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो रिएक्टेंट्स का कुछ हिस्सा मेंटेन रहता है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इसको छोड़ दूं एक लम्हे के लिए, तो जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो
ड्यूरिंग द रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन बदलती जाएगी। क्यों भला? शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा थे तो स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होना शुरू हुए, उनके इफेक्टिव कोलिजन्स कम होना शुरू हुई, या उनका टकरा कर प्रोडक्ट बनाने का जो स्पीड है वो कम होना शुरू हुई, अल्टीमेटली क्या होगा, वो कन्वर्ट होना स्लो हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक जैसा नहीं है। मैं कैसे मेजर करूं ये सब चीजें? इन सब चीजों को मेजर करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला कहता है कि आपका एक खास टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, एक खास टाइम सेकंड्स के अंदर, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है रिएक्टेंट्स की, और अगर तो मैं प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो प्रोडक्ट्स की, खैर अभी मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आया रिएक्टेंट्स की, जितना भी आया है, अभी फॉर एग्जांपल आपकी कंसंट्रेशन शुरू में थी जिंक की 10, शुरू में जिंक की कंसंट्रेशन थी 10 ग्राम, अब होगी 0 ग्राम। तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? 10 और 0 में डिफरेंस कितना है? 10 ग्राम का। या आप अगर HCl की कंसंट्रेशन, अब यहाँ कंसंट्रेशन चेंज मैंने मोलैरिटी या मोल पर डीएम क्यूब में लेनी है बुक के मुताबिक। जरूरी नहीं है कि आप कंसंट्रेशन चेंज में या चेंज इन रिएक्टेंट्स अमाउंट को जो है वो इसी यूनिट्स में लें। कुछ बुक्स इसको ग्राम में भी ले रही होती हैं, लेकिन हम चूंकि फॉलो करना चाहते हैं अपनी बुक के लिटरेचर को, लिहाजा मैं जिंक की बजाय अगर फॉर एग्जांपल HCl की बात करूं, तो HCl के 10 मोल पर डीएम क्यूब जो है वो कंसंट्रेशन थी रिएक्शन के शुरू में, और रिएक्शन के बाद 0 हो गई, तो उसके लिए भी जो चेंज है वो 10 ही है। तो मैं यहाँ 10 लिखता हूँ फॉर HCl। कितना टाइम लगा? उसे टाइम लगा 20 सेकेंड्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन आया 0.5, ठीक है, किसमें? मोल पर डीएम क्यूब सेकंड में। अब आप कह रहे होंगे सर मोल पर डीएम क्यूब सेकंड का मतलब ये है कि इतने टाइम में, यानी कि आप यूं समझ लें इतनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है पर सेकंड, यानी कि 0.5 मोल पर डीएम क्यूब खाए जा रहे हैं रिएक्टेंट्स के पर सेकंड के हिसाब से, और 20 सेकंड में आपका 10 जो वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की वो ईट अप हो जाएगी और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये असल में शो करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं। देखें, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, किसकी? रिएक्टेंट्स की अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की अगर रिवर्स रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, यानी कि ये कितनी तेजी से सी बना रहे हैं। या अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ बी कंसीडर कर लूं, या इनमें से बी को निकाल देता हूं, सिर्फ HCl के यूज करते हुए मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाह रहा हूं, या मैं ये कहता हूं कि HCl पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो HCl की कितनी कंसंट्रेशन इस्तेमाल हुई है रिएक्टेंट की, डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो चेंज हुई है या खत्म हुई है या तब्दील हुई है। ये सारी बात रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय द टाइम जो उस चेंज को लाने में दरकार है। यहाँ मैं चाहता था कि चेंज आए कितना, 10 से 0 पे चली जाए मेरी कंसंट्रेशन, तो मेरे लिए इतना चेंज के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था? 20 सेकेंड। तो मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, अब ये देखें, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करें तो बड़ी स्टीप स्लोप है, बड़ी झुकी हुई स्लोप है। यहां से यहां तक की बात करें तो ये जो स्लोप है, यानी कि जो इसकी ढलवान है वो बहुत स्टीप है, स्टीप स्लोप। जितनी तेजी से रिएक्टेंट गिरे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, उतना रिएक्शन फास्ट था। अगर आप यहां से यहां तक जाएं तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स में जो चेंज है वो बहुत कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू शो कर रही है 2 को और ये शो कर रही है 0 को, तो 2 से 0 होने में बड़ा टाइम लगा है, लेकिन 10 से 2 होने में बहुत कम टाइम लगा है।
इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बदलता रहता है रिएक्शंस के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन बदलता रहता है रिएक्शंस के अंदर। क्यों? शुरू में वो फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो पूरे रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा नहीं रहता। उसकी वजह मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा होते हैं तो उनमें कोलिजन ज़्यादा हो रही होती हैं, तेज़ी से प्रोडक्ट बन रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। तो शुरू में जो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपने इन दो टाइम इंटरवल में फाइंड किया, वो डिफरेंट आएगा इन दो का, वो डिफरेंट आएगा इन दो से। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने की तरफ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना है कि यार रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरे रिएक्शन में एक जैसा रहता है? नहीं। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बहुत तेजी से होता है और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्लो होता जाता है। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है। स्टूडेंट, ये ग्राफ आपको रेट ऑफ रिएक्शन की कंडीशंस बता रहा है। मैं ये 2 पॉइंट्स लिखने लगा हूं ताकि आप लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरिएबल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? वेरिएबल है इन फॉर अ रिएक्शन in time interval। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वेरिएबल होता है। किसमें? एक खास टाइम इंटरवल में, बहुत लंबे टाइम इंटरवल में, यानी कि 0 से 20 सेकंड में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बदलता हुआ आ रहा होगा नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रेट डिक्रीज करता है विद टाइम, कम होता जाता है रेट। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। वो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप इजीली कर लें। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ विद टाइम पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है। अब मैं जाने लगा हूँ उसके फर्दर 2 पार्ट्स पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो समझे आप इस दफ़ा एग्जाम में कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे चैप्टर नंबर 11 में से इस लेक्चर के अंदर। द फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए आप 2 इंटरवल्स के दरमियान चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं उस 2 इंटरवल्स के दरमियान जो टाइम है उससे। मसलन आप इस इन दोनों को समझने से पहले ना मेरी एक एग्जांपल समझे, बड़ा ज़बरदस्त आपको समझ आएगा। हम सारे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो ट्रिप कुछ 30-40 मिनट का होता है। मीन्स मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मुझे काफ़ी वक्त दरकार होता है। उस दौरान अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी गाड़ी कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है। तो मेरी स्पीड कभी 50 होती है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी फॉर एग्जांपल वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी इशारा आ जाए तो ज़ीरो भी हो जाती है अगर वो बंद हो तो। तो अपेरेंटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, किसी के घर जा रहा हूँ, तो मैं एक स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहा, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो, कभी तेज़, कभी स्लो। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके साथ भी यही होता है। वो एक स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा रहे होते प्रोडक्ट में। वो उनकी स्पीड कम शुरू में ज़्यादा होती है, आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होती है। तो उनकी जो वैल्यू होती है वो हम जो लेते हैं बिटवीन 2 टाइम इंटरवल उसको एवरेज कहते हैं, क्योंकि वो हर चेंज हो रही होती है सिग्निफिकेंट टाइम के अंदर या इंस्टेंट टाइम के अंदर। अगर मैं कहूँ कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ और किसी खास टाइम पे मेरी स्पीड क्या है, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं कहूँ एक रिएक्शन हो रहा है और उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट, वो बदलता रहेगा। इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा वो हर पॉइंट पे बदलता रहेगा। आपने मुझे कॉल की, सर आप इस टाइम कहाँ पहुँचे हैं? मैं कहूँगा मैं इस टाइम मेन रोड पे हूँ और मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर। मैं किसी अगर छोटी तंग गली में चला गया हूँ तो मेरी वहाँ 20 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी। तो उस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी एट दैट टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो मैं कहूँगा एट दैट इंस्टेंट मैं 20 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको जब मैं अपने रिश्तेदार के घर पहुँचूँगा
तो मैं कहूँगा मैं तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से चला के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो टेक्निकली एवरेज क्या मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे ट्रिप के अंदर, पूरे के पूरे रिएक्शन के अंदर क्या कंसीडर कर रहे हैं रेट। हाँ, शुरू में ज़्यादा है, एंड पे कम है, बट हम फॉर एग्जांपल 0 से 20 सेकंड के दरमियान अगर मेजर करते हैं, यानी कि 20 सेकंड, ये 2 टाइम इंटरवल है, 0 से 20 सेकंड, 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में मेरा 10 कंसंट्रेशन चेंज आया। तो इन 2 स्पेसिफिक इंटरवल या कोई खास स्पेसिफिक इंटरवल, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन, 0 10 सेकंड्स, इन 2 कोई स्पेसिफिक इंटरवल में मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करूंगा तो वो कहलाएगा एवरेज रेट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट, किसी खास लम्हे पर, इंस्टेंट कहेंगे लम्हे पर, किसी खास वक्त पे, यानी कि किसी खास टाइम इंटरवल है, 0 से 20 सेकंड का पूरा इंटरवल है, इसके अंदर किसी खास लम्हे पर से यहाँ पे फाइंड करना हो तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये कब पॉसिबल, जब आप चेंज इन टाइम को बहुत छोटा कंसीडर करें, जब चेंज इन टाइम को हम तकरीबन 0 के अप्रोच करवा देते हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें 10 सेकंड और 10.1 सेकंड, कितना फर्क है इनमें, 0.1 का, बहुत छोटा सा फर्क है, इंस्टेंट है ये एक। तो उस इंस्टेंट पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, थोड़े से इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। डेल्टा टी अगर अप्रोच टू 0 करेगा तो हम यूजुअली इसको डेल्टा के बजाय डी टी, वैसे ये भी डेल्टा का साइन है मगर मैं इसे डी टी ही पढ़ूंगा ताकि आप एग्जाम में जाके इसको डेल्टा ना लिखा है कहीं, ये वाला। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट के लिए चेंज इन टाइम डी टी कंसिडर करते हैं, जितना टाइम चेंज कम होगा उतना कंसंट्रेशन चेंज भी कम होगा। तो अगर मैं डेल्टा टी यूज करते हुए डेल्टा सी यूज करता हूँ तो डी टी यूज करते हुए मैं डी सी यूज करूंगा। अगर तो रिएक्टेंट्स हैं ए तो उधर डी सी की जगह मैं डी ए लिखूंगा, यानी कि अगर तो रिएक्टेंट्स हैं तो मैं डी ए लिखूंगा, ए की कंसंट्रेशन। और अगर तो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो ए रिएक्टेंट्स है तो प्रोडक्ट क्या है बी, तो मैं यहाँ बी लिखूंगा। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इंस्टेंटेनियस यानी कि एट इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका फार्मूला ये है कि डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है जो मैं समझाने जा रहा हूं। फॉर रिएक्टेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है ए, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, कोई और इक्वेशन जिंक वाली नहीं ले रहा, ये ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय टाइम। आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ ए का चेंज जो है वो तो कम हो रही है कंसंट्रेशन, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो होगा वो तो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ए जो है वो शुरू में थी 10, थोड़ी देर बाद होगी 8, तो फर्क कितना आया इनमें, 8 माइनस 10 माइनस 2 का, जो नेगेटिव साइन इसके साथ लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन शो करेगा इंस्टेंटेनियस रेट फॉर रिएक्टेंट्स या फॉरवर्ड रिएक्शन, वो ये शो कर रहा है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, किसकी, रिएक्टेंट्स की। डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे तो उसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। अब मैं दूसरा लिखता हूं, फॉर प्रोडक्ट्स इंस्टेंटेनियस रेट, INST का मतलब यहां मैं ले रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी। अब आप समझ गए होंगे मैं डी क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप वहां वो डेल्टा ना लिखें। स्टूडेंट्स देखिए, बी जो है वो शुरू में थी 0, थोड़ी देर बाद बन गई 2, तो कितना फर्क आया, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव चेंज आया। इसका मतलब इसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, विच एक्चुअली शोज व्हाट इट शोज, कंसंट्रेशन इंक्रीज। इसको जरा चेक करते हैं ग्राफ में, इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। ये स्टूडेंट आपके सामने एक एक्स और वाई एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे लिया कंसंट्रेशन। अब देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं कुछ बीकर्स बने हैं, शुरू में देखें रिएक्टेंट ही हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, जो प्रोडक्ट है वो बनी नहीं है। आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ प्रोडक्ट बनी, कुछ रिएक्टेंट है, मीन ज़्यादा सारे रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट है। ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, तो इनका जो कर्व ऐसा जनरेट हो रहा है कि रिएक्टेंट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट अपवर्ड मूव कर रही है कर्व के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो पता क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वो देखें लाइन ऊपर की तरफ गई है, जो रेड कलर की मैं मार्किंग शो कर रहा हूँ। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी, जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। दैट इज वाई जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों? वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है क्योंकि वो बनती जा रही है। अब आपने याद रखना ये नेगेटिव साइन एक्चुअली वो शो कर रहे हैं जो कि चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से आया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो जाए? हो सकता है। कब? जब आप टाइम इंटरवल, यानी कि जो दो इंटरवल जिनके दरमियान आपने मेजर करना है, किसको? एवरेज रेट को। वो टाइम इंटरवल जो दो इंटरवल है उनमें जो फर्क है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, जीरो को अप्रोच कर जाए यानी कि तकरीबन जीरो हो जाए, तो जो एवरेज रेट है वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। यानी कि जो डेल्टा सी है, ये हमारा डेल्टा सी था ना 20, इसके लिए यही लिख लेते हैं फार्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम होता है। ये चेंज इन टाइम जो है ये जीरो को अप्रोच कर जाए, यानी कि इनमें दो इंटरवल्स के दरमियान फर्क ही कम रह जाए, वो इंस्टेंट बन जाए, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होता है? रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है, ये भी लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन के स्टार्ट में, रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ज्यादा होता है एवरेज रेट से। उसकी वजह ये है कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा रिएक्टेंट चेंज हो चुके होते हैं प्रोडक्ट में, एट इंस्टेंट बहुत स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा आती है, तो इंस्टेंट बढ़ जाता है। एवरेज में डेफिनेटली वो एक लॉन्ग इंटरवल के लिए होगा। सेकंड, रिएक्शन के एंड पे क्या होता है, या एंड के करीब, नियर टू एंड, जो या जब वो खत्म हो रहा होता है, मतलब मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है एवरेज से। उसकी वजह क्या है? एक छोटे से टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज बहुत कम हो जाता है। ये आपने याद रखना है कि ये कब एक दूसरे से ग्रेटर और लेसर होते हैं और कब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट बात, यूनिट्स याद रखिएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन के, चाहे वो एवरेज है, इंस्टेंट है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये यूनिट है। और डेफिनेशन इसकी जरूर याद रखिएगा। फर्क मैंने बता दिया, डिफरेंसेस बता दिया, आई होप आप इसको जहन में रखेंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।